नमस्कार। 22 के महासमर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभम त्रिपाठी और 22 के महासमर में आज बात करेंगे कि कैसे चुनावी इस महासमर में बीजेपी पुराने विवादों के जरिए सियासत भुनाने की कोशिश कर रही है, जमींदोज मुद्दों की अलग से जनता को रूबरू करवा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 22 के महासमर में बात करेंगे मथुरा नगरी में कांग्रेस के छिड़े संग्राम की, सियासी इम्तिहान की और कान्हा के मंदिर को लेकर दिए विवादित बयान की। लेकिन बात सबसे पहले देहरादून से, जहां आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की पहली लिस्ट में 24 नाम शामिल किए गए। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम कर्नल कोठियाल का है। पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को गंगोत्री विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। तो विजय शाह घनसाली, प्रवीण बंसल विकास नगर से, आपको बता दें डिंपल सिंह राजपुर रोड से, डॉक्टर राज नेगी ऋषिकेश से, प्रशांत राय भेल रानीपुर से और प्रवीण बंसल विकास नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। वहीं डिंपल सिंह राजपुर रोड से प्रत्याशी होंगे, डॉक्टर राज नेगी ऋषिकेश से प्रत्याशी होंगे, प्रशांत राय भेल रानीपुर से प्रत्याशी होंगे, प्रेम सिंह भगवानपुर से होंगे। वहीं पिरान कलियर से इस्ताद शादाब आलम होंगे, मंगलौर से नवनीत राठी, हरिद्वार ग्रामीण से नरेश शर्मा, पौड़ी से मनोहर लाल पहाड़िया, चौबट्टा खाल से दिग्मोहन नेगी होंगे प्रत्याशी। बात अगर कपकोट की करें तो कपकोट से भूपेश उपाध्याय प्रत्याशी होंगे, बागेश्वर से बसंत कुमार प्रत्याशी होंगे, सल्ट से सुरेश चंद्र बेस्ट प्रत्याशी होंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। सुरेंद्र, आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची सबसे पहले जारी की है और उनकी सूची जारी करने से विपक्षी दलों में क्या कुछ गहमागहमी बढ़ी है, क्या कुछ सरगर्मियां हुई हैं? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले सूची जारी की है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन सभी प्रत्याशियों को और अधिकतर प्रत्याशियों को पहले विधानसभा प्रभारी बना के उतारा था। विधानसभा प्रभारी के तहत उनको जिम्मेदारी दी गई थी उस विधानसभा के अंतर्गत चुनाव प्रचार से लेकर तमाम जो लोग हैं, लोगों के पास तक पहुँचना, आम आदमी पार्टी की नीतियाँ उनको बताना, दिल्ली में किस तरह केजरीवाल सरकार काम कर रही है, इस तमाम चीज़ों के लिए प्रभारी बनाए गए थे। अब उन्हीं में से 24 लोगों को जो पहले से ही माने जा रहे थे कि इनको टिकट मिल सकता है, उन सभी की सूची, पहली सूची में उन 24 लोगों को नाम दिए हैं। उनको उनके नाम घोषित किए हैं कि कौन सी सीट से कौन प्रत्याशी लड़ेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उत्तराखंड में पहली बार चुनाव को बहुत बेहतर तरीके से लगातार लड़ने का काम कर रही है, उत्तराखंड में चाहे बड़े नेताओं के दौरे हों, उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करना हो, पहाड़ से लेकर मैदान तक अपनी पहुंच बढ़ानी हो, ये तमाम चीज़ों पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। और इसका पहला एज उनको इस चीज़ पे भी जाता है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए हैं। जब प्रत्याशियों को एक निश्चित समय मिलता है तो बेहतर प्रचार कर पाते हैं, जनता तक पहुंच पाते हैं। हालांकि भाजपा और कांग्रेस बहुत ज़्यादा इसको लेकर गंभीरता नहीं मानती है। भाजपा का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जितना भी वोट काटेगी वो लगभग कांग्रेस का होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा भाजपा को अपने कैडर वोट की चिंता नहीं है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस के कई बड़े नेता कई बार सार्वजनिक मंच पे कह चुके हैं कि ये वोट कटुआ पार्टी है, यानी वोट को काटने वाली। यानी कांग्रेस मानती है कि कांग्रेस का वोट बैंक जो है उसमें आम आदमी पार्टी कई जगह पर सेंध लगा सकती है। तो इसलिए पहली लिस्ट सूची जो आम आदमी पार्टी ने आज जारी की है, उसके बाद निश्चित ही इन सभी 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी प्रचार को बहुत आगे बढ़ाते हुए नजर आएगी। सुरेंद्र, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है। तैयारियों को लेकर बात करें तो लिस्ट एक तरफ जारी हो चुकी है, तो क्या यह माना जाए कि आगे निकलने की होड़ है बाकी पार्टियों से और इसीलिए उन्होंने लिस्ट पहले जारी कर दी? देखिए, बिल्कुल ये तो साफ है। अगर आप पहले लिस्ट ला रहे हैं तो आपकी पार्टी उत्तराखंड में नई है, आपके उम्मीदवार नए होंगे, उनको जनता तक समय पर पहुंचने का मौका मिले,
कोई नाराज़गी अगर होगी तो उसको समय रहते दूर कर लिया जाए। ये तमाम कोशिशें पार्टियों में रहती हैं, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस जैसी कैडर बेस्ड पार्टी और कार्यकर्ताओं पर आधारित जो पार्टियां हैं, उनके सामने जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। ये पहली सूची समय पर जारी करने से आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि उसका ये फोकस है कि उसके प्रत्याशियों को समय ज़्यादा मिले, वो ज़्यादा अपनी पहुंच बना सकें, और ये बेहतर रणनीति भी है कि आप समय पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो कुछ ही रोज में यूपी चुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान होने वाला है और ऐसे में सियासी पार्टियों ने अपने अभियान में तेजी ला दी है। बयान और बखान, आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर और फिर अब कृष्ण जन्मभूमि पर दिए कांग्रेस के बयान से बवाल मचा है। वहीं सीएम के एक के बाद एक आरोप से विपक्ष भी बौखलाया हुआ है। केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का ऐलान किया है, जिसको सियासी भेंट चढ़ा दिया गया। आज सूर्य नमस्कार की मियाद खत्म हो गई है, लेकिन बयानों का सिलसिला अभी भी जारी है। पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद देवबंद ने इस पर ऐतराज जताया। वहीं गोंडा पहुंचे अखिलेश यादव सरकार को महंगाई और नौकरी के मुद्दे पर घेरने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने की आहट के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और छात्र और छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी के निशाने पर पिछली सरकार रही। जवाहर कांड से लेकर दंगे तक हर मुद्दे पर सीएम ने विपक्ष को घेरा है। जहां पर राम का नाम लेने पर लोग यहां के युवाओं के खिलाफ, यहां के संतों के खिलाफ, यहां के नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, एफआईआर लॉन्च करते थे। और आज मैं देखता हूं हर जवान पर जय श्री राम है। चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आरोपों का सुर उतना ही चढ़ता जा रहा है। राम नगरी से लेकर कान्हा नगरी तक, काशी से लेकर कुशीनगर तक, जहां कहीं भी बीजेपी को मौका मिलता विरोधियों को घेरने की पुरजोर कोशिश करती। आज अयोध्या में भी वही हुआ। युवाओं को टैबलेट बांटने के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने विकास को लेकर अपनी सरकार को सराहा और विरोधियों पर जमकर जुबानी तीर ताके। अयोध्या को भौतिक विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में भी अब सरकार ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। पिछली सरकारें युवाओं के साथ कितना खिलवाड़ करती थी। कोई नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे। पूरा गैंग निकलता था वसूली में। जिले जिले में इनके गैंग के लीडर थे और सभी लोग अपनी अलर्ट टोपी लगा करके निकलते थे और वसूली करते थे। सीएम योगी इतने में ही नहीं रुके, बिना नाम लिए कहा कि पिछली सरकारों में आतंकियों को संरक्षण मिला था, गरीबों का हक मारा जाता था, खुलेआम वसूली होती थी। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने के लिए, विखंडन की ओर ले जाने के लिए, वर्ग संघर्ष करने के लिए, जातीय दंगों को फैलाने के लिए पिछली सरकारें कार्य करती थी। और यही कारण था, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था प्रदेश में। आज गलती हो नहीं जाती है। अगर कोई गलती करता है, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता है, व्यापारियों की संपत्ति को जबरन हथियाने का कार्य करता है, राह चलते हुए नागरिक पर जबरदस्ती गोली चलाता है, तो उसको भी कहा जाता है कि चलो तुम्हें भी इसका जवाब देते हैं। प्रदेश सरकार का बुलडोजर उसके पीछे चलता है और उसके नैतिक कमाई को पूरी तरीके से ध्वस्त करके उसको ठीक ढंग से जवाब भी दे देती है। सीएम योगी ने इस दौरान जवाहर बाग कांड का भी जिक्र किया। विपक्ष पर दंगाइयों को सम्मान देने का आरोप लगाया। जब कुछ और अवसर मिला तो मथुरा में जवाहर बाग का घटना करवा दिया, जिसमें समाजवादी पार्टी का ही एक सरगना एक पार्क पर, एक विशाल पार्क पर कब्जा करके जबरदस्ती पुलिस पर गोली चला दिया था। एक एडीएम सिटी द्विवेदी, मुकुल द्विवेदी शहीद हो गए थे। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने सपने में कान्हा के आने और उन्हें आशीर्वाद देने की बात कही थी। योगी ने जिस पर चुटकी लेते हुए क्या कहा वो भी सुनिए। आज बहुत सारे लोगों के सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। भगवान कृष्ण सचमुच उन्हें कोसते होंगे सपने में, और इस बात के लिए कोसते होंगे कि भाई कैसे नालायक थे कि जब सत्ता दी तो मेरे ही मथुरा में पहला दंगा करवा दिया।
यानी हर मुद्दे पर, हर योजना पर, विकास पर, विश्वास पर, विरोध पर हर कहीं विपक्ष पिछड़ता गया। जनता से खिलवाड़ हुआ और पिछली सरकारें मुस्कुराती रहीं। यह बात योगी ने अपने कुछ ही देर के संबोधन में कह डाली। चुनावी मौसम है, आरोप लगेंगे तो सफाई भी दी जाएगी। इन आरोपों पर विपक्ष का क्या जवाब है, इसका इंतजार है। टीम न्यूज स्टेट। वहीं योगी के वार से तिलमिलाए अखिलेश यादव ने गोंडा रैली के दौरान सरकार को घेरा और भगवान के नाम पर वोट बांटने का आरोप लगाया। अखिलेश ने सीएम योगी के उनकी सरकार में दंगा नहीं होने के बयान का पलटवार किया और एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ने की हिदायत दी। हमारे लिए सभी लोग भगवान हैं, आप भी भगवान हैं, क्योंकि आपके अंदर भी भगवान है। आपका धन्यवाद जो प्रेस के लिए बुलाया। देखिए, समय समय पर यहाँ जितने लोग हैं कभी कभी सपना देखते होंगे। हो सकता है आज पत्रकार साथी कोई सपना देखा हो। क्या कोई मुझे पत्रकार साथी अपना सपना मुझसे शेयर करेगा? अरे भाई रुक जा भाई, सपना देख ले पहले। यहाँ जितने पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं, अगर मैं उनसे जानना चाहूँ कि आपको सपना आता है कि नहीं आता है? देखिए सुबह 5 बजे आप आए। देखिए, ये होता है कि जिसको आप सोचते हुए सो जाएं वो सपने में आता है। तो इसलिए यहाँ जितने लोग हैं उनके सपनों में कोई ना कोई आता होगा, लेकिन बीजेपी के लोगों के सपने ऐसे आ रहे होंगे कि अब नींद नहीं आ रही उनको। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कांग्रेस के नेता प्रदीप माथुर के विवादित बयान को लेकर सियासत चरम पर है और बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है। भाई, कांग्रेस के इस बयान से संत समाज भी खासा नाराज है और कांग्रेस नेता से माफी की मांग कर रहा है। चंद दिनों में मथुरा काशी को लेकर सियासी पार्टियों के सुर बदले बदले से हैं। बयानों में राम के साथ कृष्ण का जिक्र है, अयोध्या के साथ मथुरा का मेल है, माहौल गरमाया हुआ है और पूरी कान्हा नगरी में सुरक्षा का पहरा है। यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राम के सहारे हो रही राजनीति के बाद अब पार्टियों को अपना नया इक्का मिल गया है। कान्हा नगरी मथुरा में जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, बीजेपी जन्मभूमि का जिक्र कई बार करती रही है, तो कांग्रेस उस पर दिए जवाब के बाद अब कटघरे में है। कैंपस है, अरे मंदिर बना रहे हैं तो मथुरा में कहीं और जगह बना लो ना। राजेश चौधरी के द्वारा ईदगाह में जलाभिषेक करने की जो चेतावनी दी गई थी, इस पर कांग्रेस वो ऐसे ही करते रहे। इन्होंने विष्णु महायज्ञ करने की बात भी कही थी, तब हमने हेलीकॉप्टर उड़वा दिया। कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर के इस बयान के बाद बीजेपी आक्रामक है। राम सेतु से लेकर राम मंदिर तक कांग्रेस के जितने भी बयान थे, कांग्रेस ने सभी को एक कतार में खड़ा कर दिया। कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल अभी गया नहीं है। तो इनकी सोच इस देश की संस्कृति के खिलाफ है। जैसे कि आपने कहा कि राम सेतु और राम को लेकर ये सवाल खड़े करते थे, अब तो कृष्ण को लेकर भी ये लोग, भगवान कृष्ण को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ईश्वर इनको मति अच्छी दे। संत समाज भी माथुर के बयान से आहत है। कांग्रेस से माफी की मांग की जा रही है। मंदिर मामले में समर्थन की अपील हो रही है। भगवान कृष्ण शाश्वत हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण का मंदिर मथुरा में था, है और रहेगा। जैसे अयोध्या में रामलला का मंदिर अपना है। आज इतने वर्षों में लड़ने के बाद भी, जबकि कांग्रेस ने अपनी वकील खड़े किए, सब किए, लेकिन अंत में सनातन धर्म की ही जीत हुई। रामलला का मंदिर आज वहां बन रहा है। क्या हिंदुओं की भावनाएं भावना नहीं है? क्या पाकिस्तान में ननकाना साहब गुरु नानक का जन्म स्थान चला जाता है तो क्या हिंदुस्तान में एक नया ननकाना साहब बनाया जा सकता है? क्या मक्का मदीना की जगह कहीं और मक्का मदीना स्थापित किया जा सकता है? तो इसी तरह हिंदुओं के परम आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का स्थान, उनकी जन्मभूमि से कैसे समझौता किया जा सकता है? श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह जमीन का विवाद कोर्ट में है। 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए कोर्ट में अब तक करीब 10 दावेदार सामने आ चुके हैं। चुनाव में दिन कम है और जमीनी मुद्दा गर्म, इसीलिए पार्टियों के लिए बयानबाजी भी तेज है। टीम न्यूज स्टेट। चलिए ग्राफिक्स करिए। आपको बता दें कि मथुरा विवाद को लेकर हिंदू पक्ष दावा क्या करता है, यह जानना बेहद जरूरी है। तो मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर के अहाते में शाही मस्जिद, भाई मंदिर की जमीन पर ही शाही मस्जिद होने का दावा है। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। भाई मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने ईदगाह बनवाई और कृष्ण का मूल जन्म स्थान कंस का कारागार था।
यानी ईदगाह वाली जगह पर कृष्ण का जन्म हुआ था। तो 22 के महासव में एक वक्त एक छोटे सा ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। केंद्र सरकार ने स्कूलों में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक सूर्य नमस्कार करवाने का फैसला किया था, जिसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया था और इसके समर्थन में देवबंदी उलेमा भी आ गए हैं। हालांकि सूर्य नमस्कार जनवरी के पहले हफ्ते में ही होना था, लेकिन विवाद अभी भी जारी है। हिंदुस्तान में कई तरह के आध्यात्मिक विवादों के बाद अब सूर्य नमस्कार भी राजनीति की जद में आ गया है। विशुद्ध और प्राचीन योग की ये प्रक्रिया चुनावों से ठीक पहले सियासी हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर स्कूलों में जनवरी के पहले हफ्ते में सूर्य नमस्कार का फैसला लिया था। कोरोना के कहर के चलते स्कूल भले ना खुले हों, लेकिन विवाद सियासतदां के बंद दरवाजों में गर्माता जा रहा है। पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लाम और शरिया का हवाला देकर ऐसा ना करने की अपील की थी, तो अब उनके समर्थन में देवबंदी उलेमा अपना फतवा लेकर तैयार है। कहते हैं लोकतांत्रिक देश है, अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, ये हमारी परंपरा हमारी संस्कृति के खिलाफ है। जो लोग करना चाहते हैं वो करते रहें, लेकिन मुसलमान बच्चों के ऊपर उसको न थोपा जाए, उसको लागू न किया जाए, क्योंकि ये शरीयत इस्लामिया में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा ही कुछ देवबंद से पहले पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था। इबादत की बात की थी, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाने का जिक्र किया था। किसी भी शख्स को यह अधिकार नहीं है कि किसी भी दूसरे मज़हब के शख्स से अपने मज़हब पे किसी भी रीति रिवाज पर ज़बरदस्ती उस पर अमल कराया जाए। हमारा ये मानना है कि बहैसियत मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करता है। देवबंद और पर्सनल लॉ बोर्ड की मुखालफत में कांग्रेस को अपनी सियासत चमकाने का मौका मिला और शुरू कर दी धर्म की सियासत। चुनाव के समय में आप ये खेल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये गलत है। कम से कम बच्चों को तो बख्श दीजिए। राम, गंगा, गाय माता सबको तो आपने ले लिया, अब बच्चों को तो बख्श दीजिए। सूर्य नमस्कार चूंकि बीजेपी का फैसला था, तो कांग्रेस का विरोध करना भी जग जाहिर था। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी सामने आई और जुबानी तीर दागे। सूर्य नमस्कार योग की एक विधा है और उस विधा का विरोध करना, मुझे लगता है चुनाव के समय कुछ अविवेकपूर्ण तरीके से इस तरह का फतवा जारी होता है। भारत लोकतंत्र से चलता है, फतवों से नहीं। मुल्क में संविधान है, अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार है, धार्मिक परंपराओं की मान्यता और संस्कृति का सम्मान है, पर चुनावी समर में इन सब से इतर जो है वो है धर्म की सियासत, जिसके साए में रोटी सेकने के लिए सब तैयार हैं। सूर्य नमस्कार की मियाद आज खत्म हो गई, लेकिन विवाद अभी जारी है। टीम न्यूज स्टेट। यूपी में अब बीजेपी ने आज से किन्नर आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा की अगुवाई यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम किन्नर कर रही हैं। तो इस यात्रा का मकसद लोगों को बीजेपी के कामों को गिनाना है और साथ ही किन्नर घर घर जाकर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। माननीय योगी जी के लिए हमको माननीय योगी जी ने रथ यात्रा दी है, हेलीकॉप्टर भी दिए हैं। उस पर भी हम 2-3 किन्नर जो हमारे मतलब मेरे मन की होंगी, जो पार्टी के लिए काम करेंगे, उनको हेलीकॉप्टर से हम पूरे प्रदेश में हम लोग दौरा करूंगी और 2022 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए काम करूंगी और 2075 जिलों में रथ यात्रा, किन्नर आशीर्वाद रथ यात्रा पूरे 75 जिलों में जाएंगी। ब्राह्मणों की नाराजगी विपक्ष से है और विपक्ष को नाराजगी इस बात की है कि विपक्ष को ब्राह्मणों से नाराजगी इस बात की है कि सबसे ज़्यादा विधायक बीजेपी में, सबसे ज़्यादा सांसद बीजेपी में, सबसे ज़्यादा हमारे प्रतिनिधि बीजेपी में, सबसे ज़्यादा राज्यसभा के और एमएलसी बीजेपी में, सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेशन चेयरमैन बीजेपी में। ये विपक्ष के दर्द का कारण है। अपने चुनावी अभियान को धार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से किन्नर आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी मुख्यालय से किन्नर आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई है। चूंकि जो किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष
मंच हैं सोनम किन्नर, उनकी अगुवाई में ये यात्रा निकाली जा रही है। सोनम किन्नर का दावा है कि इस यात्रा में हजारों किन्नर शामिल होंगे जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को आशीर्वाद देंगे। लोगों के घरों में जो किन्नर समाज के लोग हैं वो जाएंगे और वहाँ जाकर भाजपा के लिए वोट की अपील तो करेंगे, साथ में लोगों को केसरिया चावल दिया जाएगा। देखा जाए तो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव के मद्देनजर कई यात्राएं और कई अभियान शुरू कर चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो 22 के महासौर में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।